हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं अपना बायोलॉजी का बोर्ड का पेपर। तो देखिए सबसे तेज़ हमारे चैनल पे अभी तुरंत ये पेपर यहाँ सॉल्व होने चल रहा है, तो आप सब हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। तो देखिए ये सेट नंबर 348 GR है, जो कि अयोध्या का बोर्ड का पेपर है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अभी हम तुरंत बायोलॉजी का पेपर स्टार्ट करने चल रहे हैं। आप अपनी इसमें जो आपने लिखा है उसका आंसर मैच कर लीजिएगा, जो भी आपको दिक्कत हो उसको क्लियर कर लीजिएगा, और बाकी अगर कोई और दिक्कत हो तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले तो स्टार्टिंग हो रही है हमारी पेपर के सेट से, जो कि 348 GR का सेट है। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे 348 GR है। ठीक, अब देखिए ये हमारा बायोलॉजी का पेपर है, जो कि 30 नंबर हमको इंटरनल स्कूल से ही मिलते हैं। 70 नंबर का हमारा पेपर है ये बोर्ड का। तो समय तो 3 घंटे 15 मिनट ही रहता है। बाकी यहाँ ऊपर आपको देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन जो कि बोर्ड के द्वारा दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों चलता है, तो उसके लिए यहाँ पे हमको दोनों भाषाओं में पेपर दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम आपको इंग्लिश में सॉल्व करवाएंगे, बाकी जो हिंदी का है उसका पेज हम आपके सामने ओपन कर देंगे, आप क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा। ठीक, तो आइए देखिए इसको सॉल्व करवाने चल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा इंस्ट्रक्शन है, वो पहला इंस्ट्रक्शन हमको बोर्ड देता है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। ठीक है, इलस्ट्रेट योर आंसर विद लेबल डायग्राम व्हेन एवर नेसेसरी। हम सब जानते हैं कि बायोलॉजी के पेपर में नंबर लेने का सबसे आसान तरीका ही डायग्राम से एक्सप्लेन करना होता है। जितना बेहतर आप डायग्राम बनाएंगे उतना अच्छा आपको एग्जामिनर नंबर देगा। तीसरा देखिए, मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन आर मेंशन्ड अगेंस्ट इट, कि जितने नंबर का क्वेश्चन है उसका जो नंबर है वो उस क्वेश्चन के आगे दिया गया है। तो आइए बच्चों अगला पेज हम ओपन करने चल रहे हैं, देखिए हमारे पेपर का। तो देखिए अभी देखिए यहाँ पे ये हमारा जो पेपर है, इसमें अभी टोटल ये हिंदी में दिया गया है। 2 पेजेस हिंदी में है स्टार्टिंग के, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ये हिंदी का है। ठीक है, तो हम आपको इंग्लिश का करवाने चल रहे हैं। आगे देखिए सेम क्वेश्चन हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो देखिए सबसे पहले द सेल ऑफ एंडोस्पर्म आर, तो हम सब जानते हैं कि जो सेल होता है एंडोस्पर्म का वो हमारा होगा ट्रिप्लॉइड। जब कोई भी सेल पोलर न्यूक्लियाई से मिलता है, और पोलर न्यूक्लियाई में 2 सेल होते हैं और एक सेल हमारा जो कि गैमीट का सेल मिलता है, तो वो हमारा ट्रिप्लॉइड फॉर्म कर लेता है। तो फर्स्ट का थर्ड होगा। सेकंड में देखिए बी वाला जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, जैसा कि हम सब जानते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसमें जो फिनोटिपिक रेशियो होती है बच्चों, वो क्या होगी, तो फिनोटिपिक रेशियो हमारा 3:1 होगा सबसे पहला वाला। अगर जीनोटिपिक पूछता तो 1:2:1 होता थर्ड वाला, लेकिन फिनोटिपिक है तो हमारा आंसर 1 करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने जो ये थर्ड क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे है टाइफाइड किससे होता है, इसका पैथोजन कौन सा है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा साल्मोनेला टाइफी, आंसर सेकंड। और इसकी हमने वीडियो भी आपको बनाई थी, डिजीज एंड देयर कॉस्टिव एजेंट, उसको हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दिखा देंगे। उसमें हमने बहुत सारे डिजीज का नाम भी लिया है और हमने टाइफाइड को सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया था। तो अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी और आपने ज़रूर आंसर सही किया होगा। अगर मान लीजिए नहीं देखे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए भविष्य में हमेशा काम आएगी, वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। और ये जो हमारा क्वेश्चन डी है, ये भी है कि जीरोफिटिक प्लांट जो है उसका कौन सा कैरेक्टर नहीं है। तो देखिए थिक क्यूटिकल इज ऑन द लीफ, तो हम जानते हैं जीरोफिटिक प्लांट हमारा होता क्या है, जो कि हमारा डिजर्ट में पाया जाता है, जहाँ पे पानी कम हो, तो उस पर थिक क्यूटिकल तो होते ही हैं। स्टोमेटा भी होता है, स्टेम परफॉर्म करता है लीव्स का फंक्शन, क्योंकि जैसे कैक्टस होता है तो उसमें देखिए पत्तियां कम होती है, उसकी जो स्टेम्स होती हैं, उसके तने जो होते हैं, वही हमारा पत्तियों का फंक्शन प्ले करता है, पानी क्योंकि वहाँ कम होता है। ठीक है, तो हमारा ये जो ऑप्शन 4 है यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला पेज देखिए बच्चों। तो अगला पेज जो हमारा है ये हमारा पेज नंबर 6 है। और देखिए यहाँ पे इसमें हमको डिफिनिट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं, कि जितना पूछा है सिर्फ उसी का उत्तर बताना है अपने मन से, इसमें कुछ भी जोड़ना नहीं है। ठीक है, तो
आप सब ने इसको ज़रूर से अटैम्प्ट किया होगा। तो देखिए बताते हैं हम इसका। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। ये पूरा यहाँ पे हिंदी वाला लिखा है, ये इंग्लिश वाला। तो देखिए इंग्लिश वाला ए, इफ़ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन पॉलन ग्रेन ऑफ एनी प्लांट इज 21। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम लिखा है, ना कि सेट दिया है। जैसे हम जानते हैं ह्यूमन में 21 सेट होते हैं, में 23 सेट्स होते हैं, जो कि हमारा उसको जब हम एक सेट में 2 क्रोमोजोम होते हैं तो 46 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कि इफ़ द नंबर ऑफ अ क्रोमोजोम इन अ पॉलन ग्रेन ऑफ अ प्लांट इज 21, राइट द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन एग सेल एंड जाइगोटिक सेल। तो देखिए हमारा जो पॉलन ग्रेन है उसमें 21 क्रोमोजोम दिए गए हैं, हमको बताना है क्रोमोजोम एग सेल में। तो देखिए पॉलन ग्रेन जो है वो मेल का है 21, तो एग से मिलेगा तभी तो जाइगोट बनेगा ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन दिमाग इसमें भरपूर लगाना था, समझ रहे हैं ना। तो अगर देखिए इसको ध्यान से समझिए कि पॉलन ग्रेन जब एग सेल से मीट करेगा तो 21 क्रोमोजोम जो है हमारा वो अगले 21, जब एग में 21 होंगे तभी तो उससे मिलेगा, तो एग में भी 21 होगा, और जब दोनों मिलेंगे आपस में तो फॉर्मेशन होगा जाइगोट का, जो कि 42 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया था और आपने इसको ज़रूर से ज़रूर अटैम्प्ट भी किया होगा। किए हैं ना, हमको विश्वास है भाई। अरे आगे देखिए, बी वाला जो है, राइट द नेम ऑफ द एंजाइम विच का डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आता है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो हमारा है, इसका जो ऑप्शन होगा इसका जो आंसर होगा वो होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ठीक है, जो कि डीएनए को कट करता है। अगला देखिए जो सी वाला है वो है राइट द इक्वेशन ऑफ एक्सप्रेशन ग्रोथ। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन ऑफ एक्सप्रेशन ग्रोथ है, ये क्वेश्चन जो था ये हमको लिख के ही दिखाना था। बाकी इसका जो एक्सप्रेशन है उसको हमने आपके लिए स्क्रीन पे देखिए ऐड करा दिया है, उससे आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, राइट इन ब्रीफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये देखिए बोर्ड ने बहुत बड़ी मतलब बच्चों के साथ खेल दिया है, पूरा खेला किया है बच्चों के साथ कि विट्रो फर्टिलाइजेशन हम जानते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये हुई है कि इसने इसको डिफिनिट आंसर टाइप क्वेश्चन में ही दे दिया है। और ये आना, अगर इसको 5 नंबर में भी दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर दे दिए हैं तो इसमें हमको लिखना ही था कि विट्रो फर्टिलाइजेशन जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी का फर्टिलाइजेशन होता है, जब कोई भी फीमेल किसी भी बेबी को जन्म देने में असमर्थ होती है तो इस केस में हम उसके एग को लेके और उसको बाहर अपने लैब में किसी भी मेल के स्पर्म को लेके दोनों को फ्यूज कराते हैं, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद में हम उसको, जब वो पूरी तरह से जाइगोट का डेवलपमेंट हो जाता है तो हम उसको उसके फैलोपियन ट्यूब या यूटेरस में इंटर करवा देते हैं, जिससे बेबी का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये टेस्ट ट्यूब के बारे में। आपका नेम ऑफ द बैक्टीरिया फॉर्मिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये देखिए ई वाला क्वेश्चन है, सेकंड में 5 पार्ट था, तो ई वाले में देखिए बहुत ही आसान इसका आंसर है, जो कि है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, वो मिल्क के जो प्रोटीन कैसीन होता है उसको खुद ही डाइजेस्ट करके कर्ड का जो है फॉर्मेशन कर देता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है देखिए, व्हाट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब देखिए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हमको दे दिया है कि हमको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के बारे में बताना है। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो कि जिनका जो डेवलपमेंट है वो सीडलेस फ्रूट के फॉर्म में होता है, और विदाउट फर्टिलाइजेशन हम उसका जो डेवलपमेंट है वो करवा लेते हैं, जिसमें बीज ना पाए जाएं उन फलों में इसका उपयोग होता है। जैसे कि देखिए आजकल जो हमको बाज़ार में देखने को मिलते हैं पपीते जो हैं उनमें फल नहीं रहता है, बाकी जो ओरिजिनल है उनमें तो होता ही है, लेकिन ये सब जो केमिकली बनाए जाते हैं पार्थिनोकार्पिक का यूज करके, इसीलिए तो जो सीडलेस फ्रूट होते हैं उनको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। आपको इसमें एक एग्जाम्पल देना था तो आप पपाया दे सकते थे। ठीक है, आगे देखिए बी वाला, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय होमोजाइगस एलीलिक पेयर, गिव एग्जाम्पल। तो होमोजाइगस एलीलिक पेयर का मतलब ये होता है कि जब 2 एलील एक तरह के हों। ठीक है, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी, इसमें आपको इसको दिखा के दोनों का क्रॉस करवा के, और उसमें एक जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन आएगा उसमें एक कैपिटल टी होगा एक स्मॉल टी होगा, यही आपको दिखा देना था, कोई दिक्कत नहीं है।
वही आपको बता। हाँ तो बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, गिविंग एग्जाम्पल राइट द स्कियोफाइट। तो स्कियोफाइट क्या होते हैं? वो प्लांट जो कम सनलाइट में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करें, उन प्लांट को स्कियोफाइट कहते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा हर्ब, सर्ब। ठीक है, हर्ब सर्ब जो छोटे प्लांट होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कम सनलाइट में ग्रो करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज क्राई प्रोटीन, राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस इट। ठीक है, तो देखिए क्राई प्रोटीन क्या होता है? वह प्रोटीन जो क्राई जीन को इनकोड करता है उनको क्राई प्रोटीन कहते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म इस प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस। ठीक है, और ये प्रोटीन टॉक्सिक होता है, नेचर में जहरीला होता है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर क्या होता है? तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी बहुत बड़ी लेवल में किसी चीज़ को फर्मेंट करने के लिए, हमको किसी चीज़ को बनाने के लिए जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भारी लेवल में फर्मेंटेशन करना पड़े तो उस मशीन को बायोरिएक्टर कहते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए बच्चों, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। अभी तक तीसरे क्वेश्चन तक हमारे सारे क्वेश्चन 2 नंबर के थे, लेकिन अब 3 नंबर के आ गए हैं। तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्या होते हैं? तो अब इसमें डिफरेंस बताना है, तो तीनों में अगर आप 3-3 पॉइंट भी लिख देंगे तब भी आपको 3 नंबर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए होता क्या है डिफरेंस बिटवीन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। तो हाइबरनेशन को हम जानते हैं विंटर स्लीप के बारे में, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है, जिनका रक्त जो होता है, खून, वो ठंडा होता है, तो वो ठंडक में उस माहौल को बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपने आप को जीवित रखने के लिए किसी जगह पे जाके अपने मेटाबॉलिक रेट को कम करके वहाँ पे सो जाते हैं 2 से 3 महीने के लिए या 2 से 6 महीने के लिए। ठीक है, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम हाइबरनेट ऑर्गेनिज्म कहते हैं और इस प्रोसेस को हाइबरनेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मेनली हमको देखने को मिलता है जो कि हमारे घर में लिजार्ड रहती हैं और नॉर्थ पोल पे जैसे पोलर बियर रहते हैं। ठीक है, अब देखिए एस्टिवेशन क्या होता है? तो एस्टिवेशन जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे ये हाइबरनेशन हमारा विंटर स्लीप है, एस्टिवेशन हमारा समर स्लीप है। ठीक है, जैसे समर स्लीप में जब कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो खुद को फेवरेबल रखने के लिए कुछ प्लेसेस पे, जैसे पेड़ की छांव में आपने देखा होगा क्रोकोडाइल आके गर्मी के माहौल में बैठे रहते हैं, तो वो उनका एस्टिवेशन। आगे देखिए, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पोलर मदर सेल से मियोसिस करके जब माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और डिस्क्राइब इन द ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसको आपको डिस्क्राइब करना था ब्रीफ में कि ये कैसे होता है, कहाँ बनता है, क्या होता है, तो इसको आपने किया होगा, ये मुझे विश्वास है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो अब हमको कुछ शॉर्ट नोट लिखना है इन गिवन टॉपिक्स के ऊपर। तो देखिए शॉर्ट नोट हमको लिखना क्या है, ठीक है, इसके ऊपर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है? तो देखिए 1 सेकंड हम ये पेपर साइड करके आपको समझाते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम किसे कहते हैं। तो जैसे ये हमारा टाल प्लांट है, ठीक, इसको हमने क्रॉस कराया डॉर्फ प्लांट के साथ। ठीक है, तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा एक टॉल मिलेगा, एक डॉर्फ मिलेगा। तो ये हमारा जो है ये है हमारा होमोजाइगस, क्योंकि दोनों एलील जो कैपिटल टी सेम है। ये हमारा होमोजाइगस क्योंकि इसमें भी स्मॉल टी सेम है। ये हमारा पेरेंटल जनरेशन है। अब इसका जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन है उसमें क्या देखिए हमको हेट्रोजाइगस देखने को मिल रहा है कि ना ये अपना पूरी तरह से टॉल कैरेक्टर शो कर पा रहा है और ना ही पूरी तरीके से डॉर्फ कैरेक्टर शो कर पा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आशा करता हूँ आप इसको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। आगे देखिए वैक्सीन क्या होती है। तो जब हम किसी पैथोजन के अगेंस्ट में बॉडी में बाहर से कुछ एंटीबॉडी को डालें तो उसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वैक्सीनेशन हमारा वही प्रोसेस है जब हम किसी एंटीबॉडी को बाहर से किसी पैथोजन के खिलाफ लड़ने के लिए बॉडी में इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन के द्वारा, तो उसे वैक्सीनेशन कहते हैं। जैसे छोटे बच्चों में देखिए पोलियो का जो वैक्सीनेशन होता है वो लगाया जाता है, रूबेला का लगाया जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा टीका लग रहा है, जैसे अभी कोविड का जो टीका है वो लगा है, यही सब हमारा वैक्सीनेशन में आएगा। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये हर पेपर में ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो लगभग सारे टीचर ही बताते हैं आपको कि या तो मेल का या तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जरूर से जरूर याद करके जाएं। तो देखिए क्वेश्चन आ गया है 3 नंबर में कि
अगर आप ड्रा करते हैं उसको तो आपको 1.5 नंबर, ठीक है, और उसको लेबल उसकी नेमिंग कर देंगे तो आपको 1.5 नंबर और मिल जाएगा। देखिए आपको स्क्रीन पे इसका जो फिगर है वो दिख रहा होगा, उसी तरीके से आपको ड्रा करना था, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, अगला जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेंडल। तो मेंडल जी के बारे में शॉर्ट नोट लिखना था। तो बेसिकली इन्होंने जो इनका वर्क था पी प्लांट पे उसको आपको लिखना था। इनका जो एक्सपेरिमेंट टाइम था 1856 से लेके 1863 तक उसको लिखना था। इन्होंने 1865 में अपनी सारे जितने भी इनके एक्सपेरिमेंट थे उनका समरी बना के अपने बुक में 1865 में पब्लिश किया था। आपको इसको लिख देना था, यही सब आपको उसमें मेंशन करना था। आप बड़े आराम से 3 नंबर पा जाएंगे, ठीक। आगे देखिए बच्चों, गिविंग एग्जांपल डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी होते क्या हैं? एक्टिव इम्यूनिटी उन इम्यूनिटी को कहते हैं जो कि हमको बाहर से इंजेक्शन के द्वारा, वैक्सीनेशन के द्वारा किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंजेक्ट करना पड़े, उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है कोलेस्ट्रम, उसमें हमको IgA एंटीबॉडी देखने को मिलती है और वो बच्चों को बहुत ही आसानी से अपने मदर के मिल्क से ही मिल जाता है, उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आपको लिखना था, ये भी 1.5 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। अगला देखिए, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो दो जातियों के सेम ऑर्गेनिज्म में, जैसे बर्ड हो गए, तो दो अलग अलग बर्ड में जो हमको इंटरेक्शन उनका देखने को मिलता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, उनके कंपटीशन देखने को मिलते हैं, वही आपको इसमें मेंशन करना था। जैसे किस किस बेस पे? जैसे उनका जो रेशियो है उसके बेस पे, उनका जो फूड हैबिटेट है उसके बेस पे, उनका जो लिविंग स्टाइल है उसके बेस पे, यही सब आपको उसमें मेंशन कर देना था। आगे देखिए बच्चों, जो हमारा सिंड्रोम होता है वो क्या होता है? तो सिंड्रोम का मतलब ये होता है किसी डिजीज का पूरा गुच्छा, बहुत भारी मात्रा में एक से ज़्यादा बीमारियों को सिंड्रोम कहते हैं। जैसे कि उसका एग्जाम्पल आपको एड्स देखने को मिलता है, जिसका फुल फॉर्म ही है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो एड्स में होता क्या है? बेसिकली हमारा जो इम्यूनिटी है उसको पूरी तरीके से एड्स बर्बाद कर देता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपने किया होगा, ठीक। अब देखिए अगला डी वाला, डिफरेंशिएट बिटवीन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो इकोलॉजिकल और जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? इकोलॉजिकल जो इकोलॉजी बेस पे होता है, जेनेटिक जो हमारे जीन के बेस पे दिया जाता है, उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला जो हमारा 6वां क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, 6 नंबर वाला, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। हमको शॉर्ट नोट दिखाना है, किस पे? एक तो प्लेसेंटा पे। तो प्लेसेंटा क्या होता है? मदर और बेबी को यूटेरस में जो पाइप दोनों को जोड़ के रखती है, उस पाइप को हम प्लेसेंटा कहते हैं, जिससे जरूरी न्यूट्रिएंट बेबी को मिलते रहें, ठीक। और देखिए मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? तो माइक्रो और मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? तो फीमेल का जो एग सेल है उसका बनना ही मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो इसको आपको लिखना था कि जो न्यूसेलस के सेल होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, उसके बाद में उन न्यूसेलस के सेल्स से जो हमारा मियोसिस फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, जिससे कि हमारा 4 जो हैप्लॉइड सेल हैं वो बन जाएंगे, जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाता है और एक ही सेल आगे जाके अपना जो फ्लावर है उसका फ्लावर को अपने दे पाता है, ठीक है। तो अगला देखिए बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन RNA एंड DNA। तो RNA और DNA में भी आपको इसमें डिफरेंस लिखना था। तो RNA और DNA में क्या डिफरेंस होता है कि जो RNA होता है उसमें OH ग्रुप उसके स्ट्रक्चर के सेकंड पोजीशन पे लगा रहता है, जबकि DNA पे एब्सेंट होता है। पहला ये हो गया। दूसरा क्या होता है, इनका फुल फॉर्म आप लिख दीजिए कि ये डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और एक राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो गए हैं, ठीक है। और बाकी इनको देखिए, जो DNA होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को झेल सकता है, ठीक है। और वो अलग अलग केमिकल को, जैसे UV रे, एक्स रे, इन सबको भी बड़े आसानी से झेल सकता है। लेकिन RNA जो है वो इतना ज़्यादा उसके कंपैरिजन में टिकाऊ नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। तो अगला देखिए हमारा जो है, व्हाट इज म्यूचुअलिज्म, एक्सप्लेन विद सुइटेबल एग्जाम्पल। तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है? तो किसी दो चीज का आपसी संबंध में रहना जो कि दोनों के लिए लाभदायक हो, इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। जैसे लाइकेन हमारा होता है जो कि एल्गी और फंगी का कम्बिनेशन होता है, जो कि हमको हायर
रूट्स में देखने को मिलती हैं, तो इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ये उसका एक एग्जाम्पल है, बाकी कई सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बाकी एक लाइकेन होता है, तो लाइकेन भी बहुत अच्छा म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल होता है, ठीक। आगे देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइपोकोटाइल एंड इपिकोटाइल, तो हमको ये कॉटिलेडन में देखने को मिल जाता है, इसको आपको लिखना था। बाकी इपिकोटाइल जो होता है वो लेबल ऑफ कॉटिलेडन के ऊपर का पार्ट होता है, और हाइपोकोटाइल वो लेबल ऑफ कॉटिलेडन के नीचे। अगला देखिए बच्चों, यहाँ से हमारा जो है 7वें क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो गया है, और 7वां, 8वां और 9वां क्वेश्चन हमारा 5-5 नंबर का है, ठीक है। तो पेपर में आपको बेसिकली यही 3 क्वेश्चन जो कि लॉन्ग में आए थे, बाकी ये जो पेपर था ये आपको 3-3 नंबर, 2-2 और 1-1 नंबर में था। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पूछ के आ रहा है लॉन्ग में 7वां कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता किसे कहते हैं। तो देखिए, इसमें आपको लिखना था बायोडाइवर्सिटी के बारे में 1 नंबर, उसका बेसिक डिफिनीशन देना था, ठीक। जैसे पूछे वैसे लिखिए। डिस्क्राइब द हार्मफुल कॉज एंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लॉस, किस तरह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है इसके बारे में आपको 2 नंबर में लिखना था, ठीक। और उसको हम कैसे बचा सकते हैं, कंजर्वेशन, वो 2 नंबर में। तो आपको 5 नंबर पूरे पेपर में दे दिए जाएंगे, ठीक है। या तो आपको लिखना था कि हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एंजियोस्पर्म, डिस्क्राइब पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, ठीक है। तो मेरे समझ में पहला वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी मतलब कि ये कहें कि आसान था, तो अगर आपने उसको किया होगा या आपको जो भी है दोनों में आप कोई भी एक कर सकते थे, ठीक है। अब अगला देखिए बच्चों, अगला है 8th क्वेश्चन कि इन चारों गिवन टॉपिक में किसी 2 टॉपिक पे आपको कमेंट लिखना है। व्हाट इज सेंट्रल डोगमा, या एमटीपी, या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, या तो मेंसुरल साइकिल। या तो क्या लिखना है, डिस्क्राइब द मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल का जो लॉ है वो क्या होता है, इसको आपको बताना था लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पूरे पेपर का है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। उसमें हमको राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग लिखना है किसी एक पे। पहला जो है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, तो बेसिकली इसमें लिखना क्या है कि फीमेल में XX क्रोमोसोम, मेल में XY क्रोमोसोम। जो हमारा चाइल्ड है उसका जो सेक्स होता है वो डिटरमाइन होता है फादर से, ना कि मदर से, ठीक है। तो यही आपको इसमें समझा देना था, ठीक। व्हाट इज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम होता ये है कि जैसे पॉपुलेशन जो बढ़ रही है इसको कंट्रोल करने के लिए हमको जो जो मेथड यूज करने पड़ते हैं वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। और इसमें भी बेसिकली हमको देखने को मिलता है कि जैसे बहुत सारे, जैसे सरकार के द्वारा गवर्नमेंट से एक नारा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था कि हम दो हमारे दो, समझ रहे हैं ना, तो यही अपनाइएगा, ठीक। आगे देखिए बच्चों, अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये क्या है, हाउ इज व्हाट इज एडिक्शन, डिस्क्राइब द इल इफेक्ट ऑफ इनहेंसिंग एडिक्शन इन जुवेनाइल एंड आ नोट ऑन इट्स कंट्रोल मीजर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारा एडिक्शन के ऊपर लिखना है कि जैसे लत जो होती है, लग जाती है कुछ लोगों में, तो उसके बारे में लिखना है कि ये क्या है। और अभी हम देख रहे हैं कि हमारे यंग जनरेशन के लोगों पे एडिक्शन का बहुत ज़्यादा मतलब दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, तो उनके बारे में लिखना था, जुवेनाइल्स के बारे में। और उसके बाद क्या लिखना था कि उसका कंट्रोल कैसे किया जाए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा बच्चों। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। बाकी अच्छे से रहिए, ठीक है, अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए ओके बाय।